वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक डैश और डैश प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों यह होती है बराबर और विरुद्ध। गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक बराबर और विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो यह डैश के कारण मोड़ी प्रतीत होती है। तो दोस्तों यह मोड़ी प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मोड़ी प्रतीत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाहन के पथ दृश्य दर्पण में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो दोस्तों एक वाहन के पथ दृश्य दर्पण में प्रयुक्त दर्पण है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है, वह कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों वह है पानी। एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है, वह है दोस्तों पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तब संयुक्ता कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से डैश है। तो दोस्तों यह एक इकाई से बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब संयुक्ता कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इकाई से बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा एक उप उत्पाद के रूप में किस गैस को मुक्त किया जाता है? तो दोस्तों वह गैस है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिविषाणुक औषधियाँ डैश के उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली औषधि का एक वर्ग है। तो दोस्तों वह वर्ग है विषाणु संक्रमण। प्रतिविषाणुक औषधियाँ विषाणु संक्रमण के उपचार के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली औषधि का एक वर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न कारक सम्मिलित हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित हैं हरे पौधे, जीवाणु तथा कवक। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोढ़े के बढ़ने के समय कौन सा रसायन उत्पन्न होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोढ़े के बढ़ने के समय उत्पन्न होता है ओजोन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए बजट परिव्यय क्या है? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए
मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए बजट परिव्यय है 200 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस सृजित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में 150 नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने परिवारों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में 1.5 लाख परिवारों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो दोस्तों बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान है 4था स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का GSDP था 618.63 हजार करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों सरकार ने उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रख्यात कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया है, उन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों उन्हें सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, राजीव गांधी सम्मान से तथा कालिदास सम्मान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न देखते हैं, गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट इंस्कुलेटिव किल्स के अनुसार कोरोना महामारी के दौर में पिछले एक वर्ष में देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों 102 से बढ़कर हो गई है 142। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट इंस्कुलेटिव किल्स के अनुसार कोरोना महामारी के दौर में पिछले एक वर्ष में देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर हो गई है 142। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को अपने शहीद बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भारतीय मूल के सौमित दत्ता जी को अपने शहीद बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक आर्च बिशप डेसमंड टूट का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों वह निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के। नोबेल पुरस्कार विजेता तथा रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक आर्च बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया है, वे निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में हाल ही में पहली DNA कोविड-19
वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत। भारत देश ने हाल ही में पहली डीएनए कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार किस कंपनी को सर्वाधिक मूल्यवान घोषित किया गया है? तो दोस्तों सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया है इंस्टाकार्ट को। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार इंस्टाकार्ट कंपनी को सर्वाधिक मूल्यवान घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब को किस संस्थान ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है स्पेस एक्स। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, वह कौन सा वर्ष था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1929 का। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो दोस्तों वह थे भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापकों में से एक थे भगत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह वक्तव्य संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो दोस्तों यह समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी भारत की संघीय संरचना को। अगला प्रश्न है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो दोस्तों स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह उक्ति कही गई थी CR दास के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। तो दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो दोस्तों वह बिहारी नेता थे सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था।
अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी। तो दोस्तों रोलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे। तो दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी। तो दोस्तों सबसे गंभीर स्थिति थी तिरहुत में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की उपनदियां हैं। तो दोस्तों तुंगभद्रा और भीमा नदियां उपनदियां हैं कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 7 अप्रैल का क्या महत्व है। तो दोस्तों हर वर्ष 7 अप्रैल का महत्व है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इस दिन को। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित पर्वत श्रेणी है पटकई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो दोस्तों भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, वह है चेन्नई। चेन्नई जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो दोस्तों भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है। तो दोस्तों मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की सर्वाधिक तटरेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1975 से 1977 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल की अवधि कितनी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1975 से 1977 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल की अवधि थी 21 महीने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन ने भारत का वर्णन सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य में कर दिया। तो दोस्तों वह संशोधन था 42वां संशोधन। 42वां संशोधन ने भारत का वर्णन सार्वभौम लोकतांत्रिक गणतंत्र से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। तो दोस्तों वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार किया। संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर कितने वर्ष और 114 दिनों की अवधि तक
विचार विमर्श किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार किया। संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर 2 वर्ष और 114 दिनों की अवधि तक विचार विमर्श किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, जबकि जन्म से, देशीकरण से तथा किसी भूमि के सम्मिलन के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वह कौन सा संशोधन है आपको बताना है। तो दोस्तों वह संशोधन है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। थैंक यू।